हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर, जहां भारत को मिलने वाले हैं इतने ब्रह्मोस मिसाइल, बढ़ने वाली है भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर आ रही है, बताएंगे आपको ये खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर सुर्खियों में रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, जिसको लेकर तुर्की पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है दोस्तों। और साथ ही भारत को किया है आगाह। क्यों किया गया है भारत को आगाह अमेरिका की तरफ से, बताएंगे कारण क्या है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर 1971 के नरसंहार को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश में भी साइकिल रैली की गई है, बताएंगे आपको ये पूरी खबर। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां नेपाल में चाइना की कंपनी के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है दोस्तों, बताएंगे कैसे। साथ ही लाहौर रैली मामले में विपक्षी नेताओं पर मामला दर्ज कर लिया गया है दोस्तों, जहां पर पीडीएम की नेता ने इमरान खान को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। बड़ी अच्छी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पाकिस्तान ने चाइना के आगे किया है बड़ा समर्पण। जी हाँ दोस्तों, किस चीज को लेकर, हर तरह की खबरें, हर तरह की न्यूज आपको बताएंगे दोस्तों। तो खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमेशा की तरह ये मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो चाइना कहीं नहीं टिकने वाला, तो आप इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर पलक झपकते ही चाइना के जंगी जहाज हो जाएंगे नष्ट। भारतीय नौसेना के पास जल्द होंगी 38 ब्रह्मोस मिसाइलें। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अपने युद्ध पोतों की मारक क्षमता को मजबूत करने में जुटी हुई है। नौसेना अपने युद्ध पोतों को 38 नई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस करना चाहती है दोस्तों, जो 450 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। सरकार के एक सूत्र ने बताया है कि 38 ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास है और इसे जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। इन मिसाइलों को नौसेना के निर्माणाधीन विशाखापट्टनम क्षेत्र के विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्ध पोतों पर फिट किया जाएगा, जो बहुत ही जल्द सक्रिय सेवा में शामिल होने जा रहा है। ब्रह्मोस को युद्ध पोतों का मुख्य हथियार माना जाता है और ये पहले से कई युद्ध पोतों पर स्थापित भी है। बता दें कि भारतीय नौसेना ने इसी महीने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया था। ये परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। इससे पहले 24 नवंबर को सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच भारत अपनी ताकत बढ़ाने में जोर शोर से जुटा हुआ है। पिछले 3 महीनों से एक के बाद एक कई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के भी अलग अलग संस्करणों के परीक्षण किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी दोस्तों। ऐसे में आप भी इन 38 ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत को बधाई, कांग्रेचुलेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो सुर्खियों में रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली। तुर्की पर एक्शन के बाद यूएस ने भारत को क्यों किया है आगाह, आइए बताते हैं आपको। वॉशिंगटन रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति गरमा गई है दोस्तों। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने को लेकर खफा अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत समेत उन देशों को भी आगाह किया है जो S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के इच्छुक हैं। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए तुर्की के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर सोमवार को प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर ये जानकारी साझा की है। मंत्रालय ने कहा है कि मुस्तफा डेनिज, सेरहाट गेनकोगलू और फारूक यजीट रक्षा उद्योग के
अध्यक्ष पद से संबंधित है और इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली, भारत से क्या है इसका संबंध, भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की क्यों है जरूरत, रूस की S-400 मिसाइल और भारत के बीच क्यों है इतनी बड़ी घनिष्ठ रिश्तेदारी। बता दें आपको कि पूरी दुनिया में इस मिसाइल सिस्टम की इच्छा रखने वालों में भारत भी शामिल है। भारत के साथ रूस की डील तय हो चुकी है और अब आपूर्ति होना बाकी है। चाइना ने इसमें रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रूस ने उसकी मांग को ठुकरा कर साफ कर दिया था कि वो तय समय के अंदर इस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति भारत को कर देगा। इस मिसाइल को रूस की सेना में 2007 में शामिल किया गया था। रूस से सबसे पहले तुर्की को इसकी आपूर्ति की गई थी। रूस ने इसे सीरिया में भी तैनात किया हुआ है। जी हाँ दोस्त, ऐसे में रूस से S-400 खरीदने को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर लगा दिए हैं प्रतिबंध, जिसको लेकर दोस्तों अब तुर्की को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की ओर चलें तो 1971 के नरसंहार को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, साथ ही बांग्लादेश में भी साइकिल रैली देखी गई है। दोस्तों बता दें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को पाकिस्तान के सैन्य बलों की ओर से साल 1971 में किए गए नरसंहार के विरोध में साइकिल रैली आयोजित की गई। वह अमेरिका में प्रदर्शन भी किया गया है। दोस्तों इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी बलों से साल 1971 में की गई बर्बरता के लिए माफी मांगने की आवाज बुलंद की है। रैली का आयोजन भारत बांग्लादेश संप्रीति संसद के महासचिव तौफीक अहमद तफसीर की ओर से किया गया, जिसमें 120 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। इन लोगों ने हाथ में बैनर और डिस्प्ले कार्ड्स लिए थे, जिन पर लिखा था कि पाकिस्तान की बर्बरता को स्वीकार नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान बंगाली बुद्धिजीवियों को खत्म करना चाहता है। तफसीर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने साइकिल पर निकेतन यानी हतीर झील से गुलशन एवेन्यू तक रैली निकाली है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत एक ही रात में लगभग 1 लाख बंगाली लोगों को मार दिया गया था। इस हमले में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को केंद्रित किया गया था, जिनमें स्कॉलर्स विशेषकर यूनिवर्सिटी के छात्र और प्रोफेसर्स मारे गए थे। ऐसे में दोस्तों अमेरिका में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो नेपाल में चीनी कंपनी के भ्रष्टाचार की खुल गई है पोल। सरकारी अधिकारी को दिया गया है 2 करोड़ रिश्वत का ऑफर। बता दें, नेपाल की ओली सरकार का चाइना के साथ बढ़ती नजदीकी का फायदा पेइचिंग की कई कंपनियां उठा रही हैं। नेपाल में बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में लगी हुई है। सिंधुपाल चौक जिले में 102 मेगावाट की मध्य भोटे कोशी जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी चाइना की गुआंगसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी कर रही है। इस कंपनी की तरफ से अपने घटिया निर्माण को मंजूरी देने और प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने के लिए नेपाल के एक सरकारी अधिकारी को 2 करोड़ रुपए घूस की पेशकश की गई है। दोस्तों नेपाली मीडिया खबर हब की एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी कंपनी गुआंगसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन की तरफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO मणि कुमार काफले को 2 करोड़ की रिश्वत का ऑफर दिया गया था। ऐसे में दोस्तों नेपाल में इन सभी चीनी कंपनियों के भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां पर चाइनीज कंपनियां अन्य देशों में जाकर के भारत के खिलाफ एक तो साजिशें रचती है, ऊपर से घूस खिला करके उन छोटे देशों का मुंह भी बंद कराना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो लाहौर रैली मामले में विपक्षी नेताओं पर हुआ मामला दर्ज। PDM ने इमरान को अल्टीमेटम दे दिया है। बता दें, PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज सहित पाकिस्तान डेमोक्रेट
डेमोक्रेटिक मूवमेंट के शीर्ष नेताओं पर यहाँ मीनारे पाकिस्तान की रैली के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय संपत्ति को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं 11 दलों वाले विपक्षी गठबंधन ने प्रधानमंत्री इमरान खान के पद छोड़ने या इस्लामाबाद में लंबे मार्च का सामना करने के लिए 31 जनवरी की समय सीमा तय कर ली है। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन ने रविवार को सरकार विरोधी अंतिम रैली लाहौर में की थी, जबकि कोविड-19 के बढ़ते मामले के कारण 300 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। सितंबर में पीडीएम का गठन होने के बाद से वो रैली बड़ी होती जा रही है और खान को हटाने की मांग कर रही है। साथ ही वो शक्तिशाली सेना के राजनीति में हस्तक्षेप बंद करने की भी मांग की जा रही है। समय ये बड़ी खबर मानी जा रही थी। दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो रूस के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से डर गया अमेरिका। जर्मनी में एयरबेस पर बजाई खतरे की घंटी। बता दें, दरअसल बाल्टिक सागर क्षेत्र में अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती वर्चस्व की लड़ाई अब तेज होती दिखाई दे रही है। 12 दिसंबर को रूस के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से घबराए अमेरिका ने जर्मनी में स्थित अपने रैमस्टीन एयरफोर्स बेस पर खतरे का अलर्ट जारी कर दिया था। इस दौरान एयरबेस पर तैनात सभी कर्मियों को मोबाइल पर मैसेज, मेल और लाउड स्पीकर्स के जरिए सुरक्षित ठिकानों पर जाने की सलाह दी गई थी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार 12 दिसंबर को अमेरिकी सेना के यूरोपीय कमांड ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च अलर्ट को भेजकर सभी को सतर्क कर दिया था। जी हां दोस्तों, ये अलर्ट उच्चतम स्तर का था, जिससे एयरबेस पर तैनात कर्मियों के बीच अफरा तफरी भी मच गई थी। बाद में जब अधिकारियों को वस्तु स्थिति का सही अंदाजा लगा, तब उन्होंने ये चेतावनी वापस ले ली। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने चाइना के आगे किया अपना समर्पण। विपक्षी दलों ने किया जोरदार विरोध। बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादार शहर के बड़े हिस्से को कांटेदार तारों से घेरने के सरकार के फैसले पर देश में तीखा विवाद खड़ा हो गया है। बताया ये जाता है कि बंदरगाह वाले शहर में यह घेराबंदी चाइना की बेल्ट एंड रोड परियोजना को बागियों के हमलों से बचाने के लिए की जा रही है। लेकिन 11 विपक्षी पार्टियों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट घेराबंदी को तुरंत रोकने की मांग की गई है। उसने कहा है कि घेराबंदी से शहर में कारोबार और लोगों की मुफ्त आवाजाही पर रोक लग जाएगी। विपक्षी सीनेटर कबीर मोहम्मद शाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाया कि घेराबंदी से ग्वादार शहर दो भागों में बट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो अमेरिकी चुनाव में जीत के 6 हफ्ते बाद अब पुतिन ने दे दी है जो बाइडेन को बधाई। लेकिन कब मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी चुनाव में जीत के करीब 6 हफ्ते बाद मंगलवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी जीत पर बधाई दे दी है। एक दिन पहले अमेरिका के निर्वाचन मंडल ने जो बाइडेन की जीत की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी। हालांकि दुनिया के कई नेताओं ने चुनाव के कुछ ही दिनों बाद जो बाइडेन को जीत की बधाई दे दी थी, लेकिन क्रेमलिन ने कहा था कि पुतिन की तरफ से विजेता को बधाई देने के लिए आधिकारिक नतीजों का इंतजार करना ठीक रहेगा। आपको बता दें, क्रेमलिन की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति की सफलता को लेकर व्लादिमीर पुतिन ने शुभकामनाएं दी हैं और ये विश्वास जाहिर किया है कि रूस और अमेरिका जिस पर वैश्विक शांति और स्थिरता का खास दायित्व है, वे मतभेदों को बावजूद जिन चुनौतियों और समस्याओं का दुनिया सामना कर रही है, उसके समाधान में ये दोनों देश वाकई योगदान दे सकते हैं। पुतिन ने आगे कहा कि रूस अमेरिका का सहयोग, समानता और आपसी सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है, जो दोनों देश और पूरी वैश्विक समुदाय के हितों पर खड़ा उतरेगा। रूस के राष्ट्रपति ने आगे कहा, मेरी तरफ से मैं आपके साथ सहयोग और संपर्क के लिए तैयार हूं। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने इस तरह की मदद की पेशकश कर दी है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। भारत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का निर्माण व इसे पहुंचाने का काम इस संकट से निपटने के लिए किया जाएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में विदेश सचिव यानी पश्चिम विकास स्वरूप ने कहा है कि
भारत सभी देशों को कोल्ड चेन और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी। एक और खबर की बात करें तो सऊदी अरब यूएई में भारत सेना प्रमुख के भव्य स्वागत से पाकिस्तान में मच गई है बड़ी खलबली। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का सऊदी अरब और यूएई में जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ है उससे न केवल पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है बल्कि इमरान खान की काबिलियत पर भी सवाल उठने लगे हैं। जनरल नरवणे भारत के पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्होंने सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया है। भारत के लिहाज से उनका दौरा बेहद अहम है और दर्शाता है कि पाकिस्तान अरब देशों खासकर सऊदी अरब की गुड बुक्स से बाहर निकल गया है। बता दे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने संयुक्त अरब अमीरात के लैंड फोर्सेज एंड स्टाफ के कमांडर मेजर जनरल सालेह मोहम्मद सालेह अल अमीरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों अधिकारियों के बीच आपसी हितों और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। जनरल नरवणे को संयुक्त अरब अमीरात के लैंड फोर्सेज के मुख्यालय में गार्ड ऑफ द ऑनर देकर स्वागत भी किया गया। ऐसे बता दें कि हमारे भारत की तरफ से जो भी मंत्री सऊदी अरब जाता है दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्रालय के कोई भी मंत्री हो, उनका वहां भव्य स्वागत होता है दोस्तों और इस तरह के बड़े अवार्डों से नवाजा जाता है उनको। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक के जाने पर भी उनको किसी भी तरह के इज्जत से नहीं नवाजा जाता दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय सहित कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो अफगानिस्तान से खबर आ रही है जहां तालिबानी हमले में सीमा पुलिस कमांडर सहित 10 सुरक्षा बलों की मौत। बता दें एक और खबर की बात तो किसान आंदोलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कूदना पड़ गया भारी। भारत ने उठाया है जस्टिन ट्रूडो को लेकर यह बड़ा कदम। बता दें नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर की गई कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे मामले से वाकिफ लोगों ने बताया है कि भारत ने दोनों देशों के बीच होने वाली शीर्ष राजनयिक स्तर की बातचीत को रोक दिया है। भारतीय विदेश सचिव रीवा गांगुली दास और कनाडाई समकक्ष के बीच मंगलवार यानी 15 दिसंबर को बातचीत होने की संभावनाएं थी जिसे भारत ने स्थगित कर दिया। इसके पीछे नई दिल्ली ने ओटावा को तारीख को लेकर असुविधा होने की बात कही है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते कनाडा के विदेश मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप द्वारा आयोजित कोविड-19 के मंत्री समन्वय समूह की बैठक को छोड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। उन्होंने स्वीकार लिया है प्रधानमंत्री मोदी का ये निमंत्रण। बता दे साल 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन होने वाले हैं। बोरिस जॉनसन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक रॉब ने ये बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों क्या आप लोग बोरिस जॉनसन का भारत में स्वागत करते हैं दोस्तों? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हाँ तो वेलकम है बोरिस जॉनसन, लिख दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो यूएस में नर्स को दी गई कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज। ट्रंप बोले मुबारक हो अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अमेरिकियों के लिए राहत की खबर है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया है कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। इसी के साथ अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया है। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि पहली वैक्सीन की डोज दे दी गई है। मुबारक हो अमेरिका, मुबारक हो पूरी दुनिया को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप उनका यानी ट्रंप जी का ट्वीट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ अमेरिका में दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया गया है। बता दें अमेरिका की एक अदालत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराए गए 10 करोड़ डॉलर के एक मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा एक अलगाववादी कश्मीर खालिस्तान गुट
राजपूत और 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता सुनवाई की 2 तारीखों पर उपस्थित नहीं हो सके, जिसके बाद मामले को खारिज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को। एक और खबर की बात करें तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य वैश्विक कंपनियों वाणिज्य दूतावास में करते हैं काम। रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हो पाया है दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो प्रणब मुखर्जी की नई किताब को लेकर परिवार में खड़ा हो गया है विवाद। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत ने कहा कि प्रकाशन रोको। बेटी शर्मिष्ठा ने बताया है इसको लेकर बड़ी अन्याय की बात। आपको बता दें, रूपा पब्लिकेशन हाउस की ओर से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संस्मरणों वाली नई किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स को छापे जाने की घोषणा के बाद दिवंगत नेता के बच्चों में मतभेद उभर आए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने मंगलवार को पब्लिकेशन हाउस से किताब का प्रकाशन रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि वो एक सामग्री को देखना और अप्रूव करना चाहते हैं। इस बीच उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि उनके पिता किताब को अप्रूव कर चुके थे। साथ ही उन्होंने अभिजीत को सस्ती लोकप्रियता से बचने की नसीहत दे दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या प्रणब मुखर्जी के इस प्रेसिडेंशियल ईयर्स वाली किताब को पब्लिश करना चाहिए दोस्तों, या फिर उनके बेटे की बात माननी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास आधी दिल्ली के बराबर नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क बना दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें, गुजरात के कच्छ में बनने वाले एनर्जी पार्क में धूप हवा से कितनी मिलने वाली है बिजली। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के कच्छ में बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास कर दिया है दोस्तों। इसमें 30,000 मेगावाट का एनर्जी बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां बिहार में लगेगा अब कोरोना का टीका बिल्कुल फ्री। युवाओं को उद्यम व व्यवसाय लगाने के लिए 5 लाख तक का अनुदान। ये सब दोस्तों नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है, वो भी सरकार में आने के बाद। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अगर आप मानते हैं कि ये बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में बधाई हो बिहार की जनता जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई की मार से आवाम हलकान में आ गई है। अदरक 1000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कितनी महंगाई होगी पाकिस्तान में। फिर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं सुधरने वाले दोस्तों। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो बंगाल से खबर लेते हैं, जहां चुनाव आयोग पहुंच गए हिंसा मामला। भाजपा ने की है आचार संहिता लागू करने की मांग। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आचार संहिता बंगाल में लागू कर देना चाहिए दोस्तों? क्या बीजेपी की एक मांग बिल्कुल सही है, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना